अगर कोई कानून बनाए महिलाओं के लिए और उसी कानून को लागू करने की शर्त रख दे ऐसी कि आधा देश भड़क जाए, तो क्या वो कानून सच में महिलाओं के लिए है या एक ऐसा राजनीतिक जाल जिसमें विपक्ष खुद फंसता चला जाए? आज की सियासत 360 में यही समझेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ आज जो बताने वाला हूँ वो आपके कई सवालों के जवाब होंगे। तो बने रहिए, स्क्रीन मत छोड़िएगा। देश में अभी का माहौल देखिए। बिहार में नई सरकार बन चुकी है। 2 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग बाकी है और एन इसी वक्त 16 अप्रैल से संसद का एक विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 3 दिन 16, 17 और 18 अप्रैल, और इन तीनों दिनों में केंद्र की बीजेपी सरकार 3 संशोधन विधेयक लाने वाली है। 3 बिल, 3 दिन और एक बड़ा दांव। ये बिल है पहला, संविधान का 131वां संशोधन बिल। दूसरा, परिसीमन विधेयक संशोधन। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026। और इन तीनों का मकसद एक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून को 2029 के आम चुनाव से लागू करना। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण, लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 होंगी, राज्यों के लिए 815 सीटें, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35, और सबसे खास बात, जो नई बढ़ी हुई 300 से ज्यादा सीटें होंगी वो सीधे महिलाओं के हिस्सों में जाएंगी। सुनने में तो बहुत बड़ा कदम लग रहा है, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है और वो भी इतना तीखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशेष सत्र से पहले एक काम किया। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के सभी संसदीय दलों के नेताओं को पत्र लिखा और कहा, 16 अप्रैल से देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ी ऐतिहासिक चर्चा होने जा रही है। यह विशेष बैठक हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अवसर है। सबको साथ लेकर चलने की हम सभी की प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। यानी मोदी जी सीधे सबसे समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा, भारत की नारी शक्ति के नाम मेरा पत्र है, जिसमें मैं उस वादे को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहरा रहा हूं जो दशकों से लंबित था। उन्होंने देश की महिलाओं से सीधा कहा, अपने सांसदों को पत्र लिखें, इस ऐतिहासिक संसद सत्र में उनका हौसला बढ़ाएं। और ये भी कहा, जब महिलाएं कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रही हैं, तो यह बिल्कुल सही है कि विधायी संस्थाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े। और मोदी जी का सबसे बड़ा दावा, 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए पूरे आरक्षण के साथ होंगे तो लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। भावनात्मक अपील, बड़ा वादा, ऐतिहासिक मौका। लेकिन जब पर्दे के पीछे झांकते हैं तो एक और तस्वीर दिखाई देती है। अब समझते हैं असली खेल क्या है। महिला आरक्षण कानून पहले से ही पास है, 2023 में ही संसद से पास हुआ था। तो नया क्या है? नया ये है कि उसे लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है और परिसीमन के लिए जनगणना जरूरी है। अब ये विधेयक कहता है कि परिसीमन की प्रक्रिया लेटेस्ट जनगणना के आधार पर होगी। और लेटेस्ट जनगणना कौन सी है? 2011 की, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी तक हुई ही नहीं है। यानी जो आधार बनेगा वो 14-15 साल पुराना होगा। लेकिन ये भी असली समस्या नहीं है। असली समस्या है 1971 की जनगणना पर लगी रोक को हटाना। अभी तक संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा सीटें तय होती थी, इसलिए 1976 से आज तक सीटें नहीं बढ़ाई जा सकी। अब इस रोक को हटाया जाएगा और 2011 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन होगा और यहीं से शुरू होती है असली सियासत। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं कहूँगा आगे और भी दिलचस्प है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सियासत की असली तस्वीर आइए देखते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे जरूरी है, दक्षिण भारत इतना भड़का क्यों है? समझिए एक सीधी सी बात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों ने केंद्र सरकार की बात मानी, जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया, छोटे परिवार रखे, परिवार नियोजन के उपाय अपनाए। उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले इन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम है। अब परिसीमन होगा जनसंख्या के आधार पर, तो जहाँ जनसंख्या ज्यादा बढ़ी वहाँ सीटें ज्यादा मिलेंगी और जहाँ जनसंख्या कम बढ़ी वहाँ सीटें कम होंगी या वैसी ही रहेंगी। यानी जिसने नियम माना उसे नुकसान, जिसने परवाह नहीं की उसे फायदा। क्या यही इनाम है अनुशासन का? यही सवाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पूछा है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, जब केंद्र सरकार ने हमसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, छोटे परिवार रखने और परिवार नियोजन के उपाय अपनाने को कहा तो हमने उसका पालन किया। क्या अब अनुशासित तरीके से काम करने की यही सजा मिल रही है? और स्टालिन ने केंद्र को सीधी चेतावनी दी, अगर परिसीमन से तमिलनाडु को नुकसान हुआ या उत्तर भारत की राजनीतिक ताकत बढ़ाई गई तो तमिलनाडु
तमिलनाडु ठहर जाएगा, हर परिवार सड़कों पर उतरेगा। वैसा ही आंदोलन होगा जैसा 50-60 के दशक में डीएमके ने किया था। हम चुप नहीं बैठेंगे, यह आखिरी चेतावनी है। तमिलनाडु लड़ेगा और जीतेगा। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये राजनीतिक आग है और ये आग अभी और भड़कने वाली है। केरल के सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा है। उनका कहना है, अगर लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 होती हैं, तो दक्षिण भारत को मिलेगी 63 से 65 सीटें और उत्तर भारत को मिलेगी 200 से ज्यादा सीटें। यानी जो राजनीतिक संतुलन अभी है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। एक तरफ होगा दक्षिण 65 सीटें, दूसरी तरफ होगा उत्तर 200 से ज्यादा। अब आप खुद सोचिए, लोकसभा में कोई भी नीति बनेगी तो किसकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी? यही डर है दक्षिण के नेताओं का और यही डर उन्हें सड़कों पर लाने के लिए काफी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस मसले पर पत्र लिखकर कई बड़े नेताओं से एकजुट होने की अपील की है। किन किन को लिखा? एमके स्टालिन को लिखा, चंद्रबाबू नायडू को, सिद्धारमैया को, पिनराई विजयन को और एन रंगास्वामी को। यानी दक्षिण के सारे बड़े नाम, अलग अलग पार्टियां, लेकिन एक ही मुद्दे पर। और ये एकजुटता बताती है ये मसला पार्टी लाइन से ऊपर जा चुका है। ये अब राज्यों के अधिकार का मसला बन गया है। अब बात करते हैं कांग्रेस और बाकी विपक्ष की। मायावती ने इस बिल का समर्थन किया है, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया है और साफ कर दिया है विरोध महिला आरक्षण कानून का नहीं है, विरोध परिसीमन विधेयक का है। सोनिया गांधी ने अखबार में लेख लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चे पर डटे हुए हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के पत्र के जवाब में कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद द्वारा पारित किए हुए 30 महीने हो चुके हैं और यह विशेष सत्र विपक्ष को विश्वास में लिए बिना बुलाया गया है। परिसीमन और अन्य विवरण के बिना इस ऐतिहासिक कानून पर कोई भी सार्थक चर्चा करना असंभव होगा। खड़गे का सुझाव है 29 अप्रैल को चुनाव खत्म होने के बाद परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। और खड़गे का सबसे तीखा आरोप, सरकार महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाने के बजाय राजनीतिक फायदे के लिए महिला कानून लाने में जल्दबाजी कर रही है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है यह बिल सच में महिलाओं के लिए है या यह एक राजनीतिक दांव है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने परिसीमन विधेयक को बंगाल को बांटने की साजिश करार दिया है और जब ममता बनर्जी कुछ बोलती हैं, तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। अब एक और पर्त उठाते हैं, स्टालिन का विरोध इतना तीखा क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और स्टालिन की पार्टी डीएमके के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एआईडीएमके के और बीजेपी मिलकर। यानी जितना तीखा स्टालिन का विरोध होगा उतना फायदा उन्हें चुनाव में होगा और उतनी ही मुश्किल बीजेपी को होगी। ये विरोध सिर्फ संवैधानिक नहीं है, ये रणनीतिक भी है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये बिल पास हो पाएगा? संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए चाहिए विशेष बहुमत, यानी सदन की कुल संख्या का बहुमत और वोटिंग कर रहे सदस्यों की 2/3 संख्या। अब लोकसभा में देखें, 131वां संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए सरकार के सामने चुनौती है, क्योंकि विशेष बहुमत के लिए जो संख्या चाहिए वो अकेले बीजेपी के पास नहीं है और अगर विपक्ष असहयोग करे तो ये बिल अटक सकता है। लेकिन बाकी दो बिल, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन, इसके लिए सिर्फ 50% बहुमत चाहिए और वो सरकार के पास दोनों सदनों में है। और यहाँ आती है वो बात जो मैंने शुरू में कही थी, बीजेपी का असली दाव क्या है? ध्यान से समझिए, अगर बिल पास हो जाता है तो 2029 में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा, बीजेपी को क्रेडिट मिलेगा, मोदी जी का वादा पूरा होगा, करोड़ों महिला वोटर खुश होंगी। बीजेपी को फायदा। अगर बिल पास नहीं होता विपक्ष के असहयोग की वजह से, तो बीजेपी के पास एक तैयार नारा है, विपक्ष ने महिलाओं का हक छीना। ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर से लेकर तरक्की के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर बाधा डालने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी को तब भी फायदा, यानी कि बिल पास हो बीजेपी जीते, बिल पास न हो बीजेपी फिर भी जीते। और विपक्ष, अगर विपक्ष समर्थन करे तो परिसीमन से दक्षिण को नुकसान का डर, अपने वोटर नाराज होंगे। अगर विपक्ष विरोध करे तो बीजेपी बोलेगी ये लोग महिला विरोधी हैं। यही है वो ट्रैप जिसमें विपक्ष फंसा हुआ है। एक और बात जो इस पूरी चर्चा में अहम है, ओबीसी आरक्षण। बरसों तक महिला आरक्षण बिल अटकने की सबसे बड़ी वजह यही थी, ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग थी। अब इस नए विधेयक में एससी और एसटी के लिए आरक्षण पहले की तरह जारी रखा गया है
है, लेकिन ओबीसी के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया। यानी वो मांग जो बरसों से थी वो अभी भी अनसुनी है और यह बात कई दलों के लिए असंतोष की वजह बन सकती है। ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, ये लोकतंत्र के भविष्य की बात है। एक तरफ है महिला सशक्तिकरण का नारा, दूसरी तरफ है परिसीमन का वो डर जो आधे देश को बेचैन कर रहा है। एक तरफ है मोदी जी की भावनात्मक अपील, दूसरी तरफ है स्टालिन की वो चेतावनी जो देश को नए टकराव की तरफ ले जा सकती है। और बीच में फंसा है विपक्ष, एक ऐसे जाल में जहां हर दिशा में मुश्किल है। समर्थन करो तो अपने राज्यों को नुकसान, विरोध करो तो महिला विरोधी का ठप्पा। यही है असली सियासत, यही है 360 डिग्री का खेल। और इसलिए हम यहाँ हैं हर सवाल उठाने के लिए, हर परत उधेड़ने के लिए, हर जाल को बेनकाब करने के लिए। तो बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ, सियासत 360 के साथ। मैं हूँ सुशील गिरीश। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपके लिए, जब कोई कानून महिलाओं के नाम पर बने और देश आधा आधा बट जाए तो जीत किसकी होती है, महिला की या फिर सियासत की? जवाब दीजिए कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह सवाल जरूरी है, इसलिए यह आवाज जरूरी है।